डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत कुमार मटोरिया, BKM HOD फिज़िक्स रेजोनेंस। जैसे कि आज आपका पेपर हुआ है और अभी हमने कुछ स्टूडेंट्स से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए हैं और उनके मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो ये है ग्रेविटेशन का है, बिल्कुल बेसिक जो जी की वैल्यू होती है किसी भी हाइट के ऊपर, उस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया है दो अलग अलग हाइट के लिए, तो हम ये जानते हैं कि सरफेस से हाइट h हाइट के ऊपर जो g की वैल्यू होती है वो होती है gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन में हमें जानकारी दे रखी है कि एक हाइट r/2 है hp और एक दूसरी हाइट की वैल्यू पूछी गई है, g का रेशो दे रखा है। तो हमारे पास में g एट p डिवाइडेड बाय g एट q जो दे रखा है 36/25। तो यहाँ पर अपन वैल्यू रख देंगे gm अपॉन r प्लस हाइट ऑफ p इज़ r/2। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइट ऑफ p इज़ r/2, तो यहाँ पर r/2 रख देंगे, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm अपॉन r प्लस हाइट ऑफ q का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो gm से gm कट जाएगा, ये 36/25 इक्वल टू ऊपर आ जाएगा r प्लस एच क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3r/2 का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 6/5 इज इक्वल टू r प्लस एच क्यू 3r/2। इसको इधर लेके जाएंगे तो 6/5 इंटू 3r/2 इज इक्वल टू r प्लस एच क्यू। सो एच क्यू इज इक्वल टू 9r/5 माइनस r, सो 4r/5। तो 4r/5 इज द सी आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। एक सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये सीधा लेक्चर बेस्ड ही है, सीधा फार्मूला बेस्ड है। इसमें टॉर्शनल पेंडुलम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो टॉर्शनल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो सब लोग जानते ही हैं, 2π√I/c। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2π/t, यानी कि √I अपॉन √c अपॉन i, 2π/t से ही आ जाएगा। सी क्वेश्चन में दे रखा है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 ग्राम का मास इधर है, 30 ग्राम का मास इधर है और इसको टॉर्शनल वायर से बांध रखा है सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास अगर अपन इसका ढूंढेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो m1r1 बराबर m2r2 का, तो यहाँ से अपन 4 सेंटीमीटर लेंगे, तो 30 × 4 120 हो गया और इधर से 6 हो गया, तो 20 × 6 120 हो गया। ये सेंटर ऑफ मास, जिस पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट जीरो आता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब उनको इसका इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इसमें रखना है बस। तो ये आई की वैल्यू जो है जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसके अबाउट आई होता है, यहाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर रहा है। तो ये आ जाएगा 30 × 4 स्क्वायर प्लस 20 × 6 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 30 × 16 प्लस 20 × 36। तो यहाँ से आ जाएगा 480 प्लस 720। तो इससे ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 1200। अब ये अपन ने जो कैलकुलेट की है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसमें ऐसा अब यूनिट अपन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1200 इंटू 10⁻³ किलोग्राम के हिसाब से और 10⁻⁴ मीटर के हिसाब से, तो ये 10⁻⁷ हो गया। और एक ज़ीरो इसमें ले लेते हैं तो आई की वैल्यू हो गई 120 इंटू 10⁻, मतलब 10⁻⁷ है ना, तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 120 1200 इंटू 10⁻⁷ अभी रख देते हैं वैल्यू अपन। तो ओमेगा की वैल्यू
देखो C का वैल्यू दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻8। अगर यहाँ पर रखेंगे अपन इसकी वैल्यू तो 1200 इंटू 10⁻⁻7, -7 से -8 ये कैंसिल हो गया, एक 10⁻⁻1 बचा, 10⁻⁻1 से 10 नीचे आ गया और 12 से 12 कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई ऊपर 12 और नीचे 12 के आगे एक पॉइंट लाने से आ गया, एक 10 से आ गया, 2 जीरो आ गए, 12 से 12 कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू इस तरह से आ गई 1/100। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है इसको 10⁻³ में रखना है, तो 10⁻³ में रखेंगे तो ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इंटू 10⁻³ तो n की वैल्यू पूछिए, तो n कितना होगा, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो गया। ठीक है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है जो बच्चों से मेमोरी बेस्ड हम क्वेश्चन लिए हैं उसी से नंबर दिए हैं ये। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का है, ये भी मतलब बेसिक फार्मूला बेस्ड ही है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है, उसमें n = 4 से 3 तक जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उससे जो फोटोन रिलीज होता है वो किसी मेटल पे गिरता है। तो मान लीजिए ये कोई Ze और इसकी जो तीसरी 1 2 3 और ये होगी 4th ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जो है क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 4th ऑर्बिट से यहाँ पहुँचता है, तो उससे जो फोटोन रिलीज होता है वो जाता है और मेटल सरफेस से टकराता है। तो यहाँ कोई मेटल सरफेस ले लेते हैं, ये वाला फोटोन जाकर के इससे टकराता है और इससे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो जानकारी दे रखी है उसमें एक तो इन्फॉर्मेशन ये है कि एक तो इसमें से गया n = 4 से लेकर n = 3 और जिस मेटल पे गिरा है उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है, उससे अपन को वर्क फंक्शन आ जाएगा hc/λ थ्रेशोल्ड। तो hc होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और लैम्डा थ्रेशोल्ड अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 310 नैनोमीटर है ये। तो इसको एक ज़ीरो और लगा के हम लिख लेते हैं एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया और ये 00 से 00 कट गया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो हमें पता लगा कि इसका वर्क फंक्शन जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है 1.95 है, तो हमारे पास फार्मूला होता है के मैक्सिमम = HF - W। तो HF की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं 1.95 H × F माइनस ये आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 4 + 1 तो ये हो गया 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हमें ये पता लग गया कि इस फोटोन की जो एनर्जी है वो 5.95 है, यानी फोटोन की जो एनर्जी है वो वही एनर्जी जो 4 और 3 में जो एनर्जी लेवल में डिफरेंस है उसकी वैल्यू 5.95 हो गई। तो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस का फार्मूला होता है हमारे पास ΔE, जब एक से दूसरी में जाता है, एक्साइटेड स्टेट से दूसरे एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ΔE की अपन को मिल चुकी है जो कि फोटोन की एनर्जी है 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² और n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/3² माइनस 1/4²। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह ये सॉल्व करना होगा थोड़ा सा, तो उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3, तो जो कि इसका आंसर है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस चैप्टर से है और चार्जिंग जो अपन पढ़ते हैं चैप्टर में वही है कि चार्जिंग का सर्किट दिया हुआ है कैपेसिटर का, t = 0 पर ये कैपेसिटर अनचार्ज है और उस समय अभी की क्लोज नहीं किया है, हमें करंट की जानकारी दे रखी है। ये जो सेकेंड वाली ब्रांच है इसके अंदर 1 एम्पियर करंट आ रहा है। एक क्वेश्चन में I1 करंट यहाँ दिखा रखा है, वो हमसे पूछा है, तो इसमें कुछ अननोन क्वांटिटीज़ हैं। एक R जो कि पूछ रखा है, या I1 कितना करंट होगा ये पूछ रखा है। इसके 4 ऑप्शंस को अपन देखें तो R की वैल्यू हमसे पूछ रखी है और T0 उन्होंने उस टाइम को बताया जब इसको की को क्लोज़ किया है। तो T0 टाइम पर कितना
टी नॉट टाइम के ऊपर बिफोर टी नॉट पूछा, यानी कि जब की क्लोज नहीं किया तब कितना करंट है, और क्लोज करने के बाद में 7.2 माइक्रो सेकेंड बाद कैपेसिटर में कितना करंट है, फाइनली कैपेसिटर में कितना चार्ज है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, दूसरे पेज पे चलता हूँ। ठीक है, 15 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 ओम, 1 ओम और आर। तो एक इस तरह का डायग्राम हो गया। ये हो गया 15 वोल्ट, 5 वोल्ट, आर, 3 ओम, 1 ओम। ऐसा ही हमें दे रखा था, 1 ओम इधर है और 3 ओम इधर है। अच्छा, तो 1 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 3 ओम। इस ब्रांच का करंट हमको पता है शुरुआत में, इसकी वैल्यू है 1 एम्पियर। तो बाकी ब्रांचेस का अपन को करंट पता करना है, तो अपन यहाँ से जानते हैं कि ऐसे इधर जाएंगे। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एक बार के लिए मैं 0 मान लेता हूँ। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लूँगा तो ये प्लस माइनस, तो यहाँ से आई आर के हिसाब से इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा -1, फिर -15, तो ये -6 वोल्ट हो गया। तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया, इस वाले पॉइंट का -6 हो गया। तो इस तरफ हाई से लो की तरफ करंट जाएगा, तो इसका एम्पियर 2 एम्पियर करंट हो जाएगा प्लस माइनस। तो इस वाली ब्रांच में 1 एम्पियर हो गया, इस वाली ब्रांच में 2 एम्पियर हो गया, और जंक्शन लो लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में 3 एम्पियर हो गया। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल -6 वोल्ट है। यहाँ से इधर जाएंगे तो -6 + 15, तो ये हो जाएगा -9 वोल्ट। तो -9 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से करंट इस तरफ 3 एम्पियर आ रहा है, तो करंट 3 एम्पियर इस तरफ आ गया, और यहाँ का पोटेंशियल +9 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि -6 + 15 +9 हो गया। 9 का ड्रॉप आया प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो इसका आंसर हो गया 3 ओम। क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसको I1 नाम दे रखा था। t = T0 से पहले, t < T0, यानी T0 से पहले इस ब्रांच में कितना करंट है, तो I1 की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। अब इसके बाद में सर्किट में हमें यहाँ पे दे रखा था एक की, जिसको अपन ने क्लोज़ किया। मैंने उसको अभी बनाया नहीं था, अब बना देता हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये दे रखा है। कैपेसिटेंस जो दे रखा है वो 2 माइक्रोफेराड का है, और रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो 3 ओम का दे रखा है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, 2 माइक्रोफेराड और 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो आगे की क्लोज़ करने के बारे में पूछा है। तो अपन जब इसकी की क्लोज़ करेंगे तो इसका अपन एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, इसमें अच्छा रहेगा। तो ये जो ऊपर वाले 3 हिस्से हैं, मैं इन तीनों का एक इक्विवेलेंट बैटरी बना लेता हूँ। यहाँ पर अपनी तरफ से 0 वोल्ट की बैटरी लगा लेता हूँ। तो हमारे पास फार्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, E1/R1 + E2/R2 + E3/R3। ऐसा करने से, अच्छा, R इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो क्वेश्चन में हमने ये तीनों R हमें पता है, तो 1/R1 हो गया 1/3 + 1/1 + 1/3, तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया। उसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/3 हो गया, तो R इक्विवेलेंट हो गया 3/5। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 3/5 आ गई। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में E इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 3/5 इज इक्वल टू E1/R1। E1 की वैल्यू है 15 और R1 की वैल्यू है 3, E2 की वैल्यू है 5 और R1 की वैल्यू है 1, E3 की वैल्यू है 0/3। तो यहाँ से आ जाएगा 10। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3/5 × 10, यानी कि 6 वोल्ट। यानी इन तीनों का मिला करके एक बन गया डायग्राम 6 वोल्ट। तो अपन 6 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, और इन तीनों रेजिस्टेंस का मिला करके एक रेजिस्टेंस हो गया, जिसकी वैल्यू आ गई 3/5 ओम। अब ये अपना कैपेसिटर इधर आ गया, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 3 ओम, और कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड दे रखा है।
तो अब अपन को इसमें क्वेश्चन में जो पता करना है, चार्ज के बारे में पता करना है, करंट के बारे में पता करना है, तो हम दोनों की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसके अंदर एक तो आएगा Q इज इक्वल टू ई सी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ये फार्मूला होता है चार्जिंग के लिए। अब जो टी नॉट टाइम अपन उसको ज़ीरो मान लेंगे और उसके बाद ये इक्वेशन लग जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर इस समय जीरो चार्ज था। क्वेश्चन में दे रखा है कि टी नॉट टाइम पे कैपेसिटर अनचार्ज था, तो अब किसी भी टी टाइम पे लिखेंगे तो उसका चार्ज ऐसे लिख लिया जाएगा। अगर करंट लिखना चाहेंगे तो करंट की वैल्यू हो जाएगी ई बाई आर इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो करंट और चार्ज की वैल्यू इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट की कैलकुलेशन करने के बारे में पूछा गया है कि जब टाइम की वैल्यू 7.2 माइक्रो सेकेंड हो गई, टी नॉट प्लस 7.2 यानी टी नॉट को अपन ने जीरो मान लिया, तो 7.2 माइक्रो सेकेंड पे करंट की वैल्यू 0.6 बोल रहे हैं। चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए अपन को एक टाइम कांस्टेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो है R इंटू सी। तो इस वाले सर्किट का R जो आ रहा है 3 प्लस 5/3, तो 3 प्लस 5/3 हो जाएगा 18/5। 3 प्लस 5/3 9 प्लस 5 है ना, 3 प्लस 3/5 सॉरी 3 प्लस 3/5 3 प्लस 3/5 लिखेंगे और C की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 माइक्रो। तो यहाँ से 15 प्लस 3 18, 18 इंटू 2 36, तो 36/5 माइक्रो आ गया टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 36/5 माइक्रो आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे तो E की वैल्यू है हमारे पास में 6 और R की वैल्यू है अभी जो हमने कैलकुलेट की है 18/5 और E की पावर माइनस टी। टाइम हमको दिया है 7.2 माइक्रो, 7.2 माइक्रो टी बाई टाउ। टाउ की वैल्यू यहाँ पर जो हमारे पास में आ रही, ये भी 7.2 ही आ जाता है, 7.2 माइक्रो। तो यहाँ पर ये 7.2 माइक्रो आ गया। तो ये ऊपर चला जाएगा 5 और 6 से कट जाएगा, तो ये 5/3 हो गया। 5/3 ई टू दी पावर -1, ये करंट की वैल्यू आ गई जब टी की वैल्यू 7.2 माइक्रो है। ई की वैल्यू ई की पावर -1 में 0.36 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.36। तो 3 से कट गया ये, तो आई इज इक्वल टू 5 इंटू 0.12, तो ये तो 0.6 आ गया। तो करंट की वैल्यू 0.6 आ रही। तो क्वेश्चन में दे रखा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैच खा रही है। I1 की वैल्यू 2 एम्पियर हो रहा है, 7.2 माइक्रो सेकेंड में कैपेसिटर में आने वाला करंट 0.6 एम्पियर आ रहा है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर कितना चार्ज होगा। तो अपन ने देखा कि इन सब का इक्विवेलेंट बैटरी जो है वो तो 6 वोल्ट के बराबर आ गया। तो स्टेडी स्टेट का जो चार्ज होता है वो EC के बराबर होता है। Q की वैल्यू E इंटू सी आ जाती है और E इक्विवेलेंट की वैल्यू अपन ने 6 निकाली, तो 6 इंटू 2, तो ये हो गया 12 माइक्रो कूलम। ये 12 माइक्रो कूलम भी दे रखा है, इसका मतलब ये भी सही है। 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। IIT ने इस बार ऐसा डेटा दिया है कि सभी के आंसर अच्छे से एग्जैक्टली मिल रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स का है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। 11वीं वाले बच्चों की क्लास में तो निश्चित तौर पर आया जाता है, 13 में थोड़ा टाइम कम रहता है तो शायद उनमें ना आए, पर ये बेसिक है, बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक लैम्प पोस्ट दे रखा है, हम इसको लालटेन के फॉर्मेट में कराते हैं। ये क्वेश्चन पहले शीट में भी था। उसमें एक आदमी जो है वो सड़क पर भाग रहा है, उसके भागने की स्पीड दे रखी है। तो अब आदमी की जो शेडो पड़ती है, जहाँ पर उसकी लाइट ब्लॉक होती है उसके हिसाब से ये शेडो पड़ती है। तो ये जो शेडो का जो टिप है उसकी वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। शेडो की जो टिप की वेलोसिटी है, एक्चुअली वेलोसिटी नहीं पूछ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक तरह से मतलब ये हो गया कि ये जो आदमी का डिस्टेंस है इसको अपन x1 मान लें, और आदमी से जो शेडो का टिप है वो x2 डिस्टेंस के ऊपर है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड स्पीड ऑफ द टिप पॉइंट ऑफ इट शेडो विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन।
तो इस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में शैडो की टिप की वेलोसिटी पूछी, यानी dx2/dt पूछा है। तो ये वाला एंगल हम थीटा ले लें। यहाँ पर इसकी लैंप पोस्ट की हाइट 4 मीटर है, आदमी की हाइट 1.6 मीटर है। तो यहाँ से हम टेन थीटा का रिलेशन लिख सकते हैं कि टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, 4 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 और 1.6 डिवाइडेड बाय x2। हमें x2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 0.4 आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं x2, तो x2 इज इक्वल टू 0.4 x1 प्लस x2। तो इस x2 माइनस 0.4 x2 इज इक्वल टू 0.4 x1, तो ये आ जाएगा 0.6 x2 इज इक्वल टू 0.4 x1। तो x2 इज इक्वल टू 2/3 x1। x2 जो है 2/3 x1 है। अब x1 के चेंज होने की रेट हमको पता है, क्योंकि आदमी 60 से दौड़ रहा है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx2/dt इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ dx1/dt और 2/3 टाइम्स ऑफ 60 हो गया। तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है। तो 40 इसका आंसर हो गया, ठीक है, इसलिए हमने 40 लिखा है।